नमस्कार, पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। देहरादून से इस समय बड़ी खबर आ रही है जो आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले जहां पर आज राज्यसभा सांसद के लिए महेंद्र भट्ट नामांकन करने जाएंगे। नामांकन में सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी साथ में रहेंगे मौजूद। 27 फरवरी को मतदान होना है और बीजेपी ने महेंद्र भट्ट का नाम चुना। राज्यसभा सांसद के लिए उनको आगे बढ़ाया, उनको उम्मीदवार घोषित किया। आज का महत्वपूर्ण दिन जब नामांकन दाखिल करेंगे महेंद्र भट्ट। देखिए, उत्तराखंड तो मोदी जी के हृदय में बसता है और मैंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे हमारा चमोली जिले का दूरस्थ क्षेत्र हो, पिथौरागढ़ का दूरस्थ क्षेत्र हो, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो द्वितीय पंक्ति के सैनिक हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनके समग्र विकास के लिए जो कुछ भी संभव होगा मैं करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो आज हमारे राज्य के अंदर हर क्षेत्र में सड़क पहुंच गई है, पानी पहुंच गया, बिजली पहुंच गया, तो अभी क्योंकि देवी आपदा क्षेत्र है, अनेकों बार आपदाएं आती हैं, उसमें भी अपने एक सहयोगी के रूप में और सब समाज के बीच में, जनता के बीच में अपना सहयोग दूंगा। करते हैं सुनील नप्रभात की तरफ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव इस समय। सुनील नप्रभात, यहाँ बड़ा दिन है आज इनके लिए और देखिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी महेंद्र भट्ट की राज्यसभा के सांसद बनने के बाद। लेकिन आज जब नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं तो कौन कौन उनके साथ मौजूद रहने वाला है और कितने बजे जाएंगे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए? देखिए कंचन, अब से कुछ देर बाद महेंद्र भट्ट नामांकन फाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी विधानमंडल दल की यहाँ पर मीटिंग हो रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाने की कोशिश करें। ये आप देखिए कि बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी यहाँ पहुँचे हैं और अब से कुछ देर बाद बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी और उसके बाद महेंद्र भट्ट नॉमिनेशन कराने जाएंगे। सर, आज बड़ा दिन है। आज का ये दिन एक समान होता है, लेकिन खुशी का दिन है। मुझे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, हमारे सभी सांसद, हमारे विधायक, मंत्रीगणों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आज सब ने मेरे इस नामांकन के प्रस्ताव के रूप में यहाँ से उपस्थित हुए हैं। मैं प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने निर्विरोध एक प्रकार से जीत हो, इसमें उन्होंने अपना योगदान दिया है और मैं अपने प्रदेश की जनता का भी इससे आभारी हूँ और मैं प्रयास करूँगा जो दायित्व मुझे मिला है उसमें मैं एक प्रकार से एक गिलहरी के रूप में कह सकता हूँ मोदी जी के विजन को सफलता देने के लिए मैं भी काम करूँगा। एक चीज दिख रही है कि विपक्ष कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। हम ये मान सकते हैं कि एक तरह से निर्विरोध निर्वाचन आपका होने जा रहा है, भले ही आज आप नामांकन फाइल कर रहे हो। विपक्ष का उत्तराखंड में कोई आधार तो है नहीं, और लेकिन जब कभी कभी लोकतंत्र में सकारात्मक विषय आते हैं उसमें अगर उनका योगदान रहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अब आप पे दोहरी जिम्मेदारी आने वाली? निश्चित रूप से पार्टी जिस कार्यकर्ता को जिस स्थान पर जो काम देती है उस काम को निष्ठापूर्वक करना ही उत्तरदायित्व रहता है और जो दायित्व मुझे मिले हैं मैं प्रयास करूंगा वो मैं निष्ठापूर्वक अपने आपको आगे बढ़ा सकूं। तो कंचन, आप देखेंगे कि महेंद्र भट्ट की ये बड़ी खूबी रही है कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होते हुए, संगठन में नीचे से होते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और आज राज्यसभा सदस्य के लिए वो नामांकन करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद बीजेपी विधानमंडल दल की जो मीटिंग है उसके संपन्न होने के बाद महेंद्र भट्ट नामांकन कराने जाएंगे। करीब 4 सेट में वो नामांकन अपना आज फाइल करने वाले हैं। बैठक पर नजर बनाए रखिए। सुनील नप्रभात, आप फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली दौरे पर रहने जा रहे हैं। यहां पर दोपहर 12 बजे पहुंचने के बाद सीएम धामी गौचर में रोड शो करेंगे और इसके बाद चमोली को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। नारी बंधन कार्यक्रम के तहत आयोजित नंदा गौरा महोत्सव में शामिल होंगे। लगभग 12,000 महिलाएं इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। तो उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन करेगी। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे, भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे और पूरी कैबिनेट के साथ सीएम धामी भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। वहां पर भी पहले 2 फरवरी को उनका कार्यक्रम था अयोध्या जाने का, लेकिन उसमें बदलाव किया गया। अब 20 फरवरी को
सीएम धामी अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। उधर देहरादून में बुधवार को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 14 फैसलों पर मोहर लगी। बहुप्रतिष्ठित आबकारी पॉलिसी जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रेवेन्यू टारगेट बढ़ाकर 4,444 करोड़ किया गया। पहाड़ों में शराब की फैक्ट्री लगाने को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा आपको बताएं कि दुकान के साथ ही उप दुकानें खोली जा सकेंगी। पहाड़ों में भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर शराब की बिक्री की जा सकेगी। शराब नीति में बड़ा फैसला आप इसे कह सकते हैं। थोक बिक्री को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। अब शराब कंपनियां सीधे दुकानदारों को बिक्री नहीं करेंगी, बल्कि किसी एक शख्स को थोक बिक्री के लिए तय किया जाएगा और इसके जरिए दुकानों पर शराब पहुंचाई जाएगी, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विधानसभा का बजट सेशन देहरादून में ही आयोजित कराने का फैसला भी लिया गया। इसमें केंद्र की उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना 2024 को मंजूरी दी गई। तो कल जो बैठक हुई है उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं, वो आप एक एक करके जान रहे हैं। उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना 2024 को मंजूरी दे दी गई है। राज्य की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को विस्तार दिया जाएगा। आईटीआई में स्टूडेंट्स की अब ड्रेस होगी, जिसमें सरकार वित्तीय मदद देगी। गैरसैंण में इस बार विधानसभा सत्र नहीं होगा। उत्तराखंड राज्य को लेकर जब आंदोलन हुआ तो राज्य के साथ साथ गैरसैंण राजधानी की मांग की गई थी। अब गैरसैंण उत्तराखंड की गर्मियों की राजधानी जरूर है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि खुद जनता के चुने गए नुमाइंदे गैरसैंण जाना तक नहीं चाहते। रिपोर्ट देखिए। इसी महीने उत्तराखंड का बजट सेशन होना है, लेकिन वो गैरसैंण में ना हो, इस बात को लेकर कई विधायकों ने स्पीकर रितु खंडूरी को चिट्ठी लिखी। जबकि इससे पहले ही हर बजट सेशन गैरसैंण में ही करवाने का संकल्प भी विधानसभा में ही पास हो चुका है। विधानसभा सचिवालय सूत्रों के मुताबिक कुल 45 विधायक, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी समेत 2 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनको गैरसैंण जाना पड़े। नतीजा, अब विधानसभा का सेशन देहरादून में ही होगा। चर्चा हुई थी अगला जो विधानसभा का सत्र है उसके विषय में कई विधायकों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रत्यावेदन दिया था कि अगला सत्र जो कि इसी महीने के अंत में होना है, उसको गैरसैंण में अभी न करके देहरादून में किया जाए और ग्रीष्म काल में गैरसैंण में सत्र किया जाए। तो उस पे कैबिनेट ने विचार करके सहमति दी है। क्योंकि जिन्होंने लिखा ये तो वो जाने, लेकिन अब हम लोग ये भी मानते हैं कि जो माननीय विधायकगण है, सत्र तो आखिर विधायकों का ही होना है। अब सत्र में यदि विधायकगण वहाँ पे विकल्प दे रहे हैं कि यहाँ पे हम करें, तो ठीक है। इस बार यदि निर्णय यहाँ का होगा तो नेक्स्ट टाइम वहाँ करेंगे। गैरसैंण हमेशा ही राज्य का बड़ा मुद्दा और लोगों की भावनाओं से जुड़ा रहा है। यही कारण है कि विजय बहुगुणा सरकार ने यहाँ विधानसभा की नींव रखी तो हरीश रावत सरकार ने तंबू में कैबिनेट मीटिंग और फिर विधानसभा सेशन भी करवाया। बीजेपी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर दिया, लेकिन अब खुद जनप्रतिनिधि माननीयों को ही गैरसैंण से मोह भंग हो चुका है। आज जब पूरे उत्तराखंड के पहाड़ से उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस और भाजपा के विधायकों को देहरादून पहुंचाया, तो आज उन्होंने अपनी आरामगाह, अपने मकान, अपनी संपत्तियां देहरादून में जोड़ दी हैं। तो आज उनको क्या जरूरत है गैरसैंण जाने की? ये तो उनके बहाने होते हैं कि ठंड है, गर्म है। उत्तराखंड के 10 जिले पर्वतीय जिले हैं, जहां सभी जगह ठंड पड़ती है और ठंड पड़ने में पूरे उत्तराखंड की जनता जो रहती है उसके लिए ये ठंड नहीं होती। अन्य चीजें कुल मिलाकर के ये है कि इच्छा नहीं है गैरसैंण को राजधानी बनाने की। गैरसैंण में विधानसभा भवन से लेकर विधायक आवास बनाने में करीब 500 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है, लेकिन गैरसैंण की ऊंचाई माननीयों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। कभी ज्यादा ठंड तो कभी सुविधाओं की कमी की आड़ में कोई भी विधायक देहरादून छोड़ पहाड़ चढ़ना ही नहीं चाहता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
हल्द्वानी हिंसा की बात करेंगे जिसका आज 8वां दिन है। आज भी जहां बनभूलपुरा के कुछ इलाकों में कर्फ्यू जारी रहेगा तो वहीं कुछ इलाकों में ढील भी दी गई है। तो आपको बता देते हैं कि गोजाजाली, रेलवे बाजार, एफसीआई इलाके में सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है। बनभूलपुरा के कुछ और इलाके ऐसे हैं जहां पर ढील नहीं दी गई है, कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसमें लाइन नंबर, किदवई नगर, गफूर बस्ती, मलिक का बगीचा, इंदिरा नगर और शनि बाजार रोड, ये वो जगह है जहां पर कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रशासन ने बनभूलपुरा में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जरूरी सामान की जो दुकानें हैं उन्हें खोलने की अनुमति दी है। चप्पे चप्पे पे हालांकि पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। शैलेंद्र नेगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र नेगी, क्या हालात हैं? देखिए, इस पूरे इलाके में जैसे आपने बताया कि बनभूलपुरा के इलाके में सुबह 9 से 11 बजे तक कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, कुछ छूटें दी गई हैं, यानी लोग अपने जरूरी सामान को खरीदने के लिए कुछ हेल्थ रीजंस के कारण बाहर निकल सकते हैं, सड़क पर निकल सकते हैं, लेकिन गैर जरूरी चीजों के लिए उनको बाहर निकलना मना है। पुलिस फोर्स पूरे इलाके में तैनात है, लेकिन जो गोजाजाली का इलाका है, आरएसपी कैंपस का इलाका है, उसके अलावा जो रेलवे बाजार का इलाका है, वहां पर दुकानें खोलने की अनुमति है। सुबह से शाम में 4 बजे के तक ये लोग दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कल को देखते हुए भी लगाए गए हैं। जो बनभूलपुरा का कोर इलाका कह सकते हैं, जिसमें कोर कर्फ्यू का जोन है, वो पूरा का पूरा, चाहे किदवई नगर का इलाका हो और जो लाइन नंबर्स के इलाके हैं, वहाँ सब जगह अभी भी कर्फ्यू के लागू रहेंगे, क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल शुक्रवार का दिन है और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ये जुमे की नमाज अता करते हैं मस्जिदों में आकर के, लेकिन प्रशासन ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि शुक्रवार की जो नमाज होगी वो मस्जिदों में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन कल पर सबकी निगाह है और यही वजह है कि प्रशासन शुक्रवार को देखते हुए आज एहतियाती कदम उठा रहा है। और आज कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, तकरीबन 7 दिनों बाद, 8वां दिन है, आज कुछ राहत दी गई है लोगों को, लेकिन आगे कल क्या रहेगा यह देखने वाली बात होगी। प्रशासन शाम तक कुछ स्थिति क्लियर करेगा कि कल जुमे की नमाज मस्जिदों में होगी या नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो हल्द्वानी से एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक भगोड़ा घोषित किया गया है। पुलिस ने अब्दुल मलिक समेत कई दूसरे नामजद आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। यही नहीं, पुलिस अब्दुल मलिक की संपत्ति भी अब कुर्क करने की तैयारी कर रही है। अब्दुल मलिक पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने और उसमें मस्जिद मदरसा बनाने का आरोप है। इस पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का, पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमला करने का बेहद संगीन आरोप अब्दुल मलिक पर। जो भी हमारे वांछित अपराधी हैं वो चूंकि अभी गिरफ्तार जो नहीं हुए हैं उनके खिलाफ हम 83 की कार्रवाई के लिए इसमें मुख्य जो कि आप जानते हैं जो है मलिक है और अन्य लोग भी हैं। सर, 83 की कार्रवाई का मतलब क्या समझते हैं? 83 का मतलब कुर्की होता है, जो उसकी संपत्ति, जो उसकी मूवेबल संपत्ति होती है वो पुलिस जब्त कर लेती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर जोशीमठ से, जहां पर सलूड पगनो मोटर मार्ग पर एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी है, जिसमें सवार 6 लोगों में से एक महिला की मौके पर मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू किया गया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान एक और घायल की मौत हो गई है, तो कुल मिला के 2 लोगों की जान गई है। 4 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। सभी लोग जोशीमठ से पंगनो गांव की ओर जा रहे थे। चारधाम यात्रा मार्ग पर कई ऐसे स्लाइडिंग जोन्स हैं जो कि यात्रा काल के दौरान मुसीबत का सबब बन जाते हैं। खासकर रुद्रप्रयाग जिले की बात अगर करें तो बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगभग 12 ऐसी जगह हैं जहां पर यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा मार्ग बाधित होता है। इन जगहों पर पहाड़ियां बेहद नाजुक हैं। हल्की बारिश होते ही बोल्डरों के गिरने का खतरा बन जाता है। कई बार तो घंटों तक मार्ग बाधित रहता है, लेकिन अभी तक इनके ट्रीटमेंट को लेकर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में आयोजित 7 दिवसीय कुबेर महोत्सव का समापन हो गया। भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना की गई, हवन भी हुआ
और पूजा का ये समापन किया गया। इस दौरान 7 दिनों तक भागवत कथा का आयोजन भी गांव में किया गया था। क्षेत्र की खुशहाली, समृद्धि और भगवान बद्री विशाल की सफल यात्रा के लिए भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना होती है। महोत्सव का आयोजन होता है। पांडुकेश्वर के ग्रामीणों के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है।